आइए सब लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में एक लाइन लिखिए, परसेंटेज प्रतिशत। समझिए क्या है। आपको अगर बस एक शब्द में एक्सप्लेन करना है तो कह दीजिए कि हिंदी में कहा जाता है प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है 100 पर की गई तुलना किसी भी मान की, कोई भी वैल्यू है उसकी अगर हम 100 पर कंपैरिजन 100 पर तुलना करते हैं तो इट्स कॉल्ड परसेंटेज, उसी को प्रतिशत कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि एक परीक्षा हुई, ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा हुई जिसका पूर्णांक है 500, पूर्णांक है 500 और उस 500 में एक बच्चे को मिला है 400 नंबर, ये उसका है प्राप्तांक। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई एग्जाम होता है तो बच्चा चाहे जिस विषय को, मतलब चाहे जिस परीक्षा को देता है, चाहे जो भी उसका पूर्णांक हो, हमेशा कहा जाता है कि उसने कोई एक परसेंटेज प्राप्त किया। जैसे वह 50% प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया, 80% प्राप्त किया। कभी भी आपने जो है उसको परसेंटेज को ज्यादा नहीं देखा होगा 100 के ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि हमें हर वैल्यू का कंपैरिजन अर्थात उसकी तुलना किस पर कर देते हैं, 100 पर करते हैं, तो वह प्रतिशत जनरेट हो जाता है। उस परीक्षा का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है 500। 500 के ऊपर कोई नहीं जा सकता क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक ही हमने प्रेजेंट कर दिया है 500। उस बच्चे ने उसमें 400 अंक प्राप्त किया। मैंने कहा इस 400 की तुलना 100 से, मतलब यहां पर इसकी तुलना अगर हम 100 से कर दें तो यह वैल्यू आपको एक परसेंटेज प्रोवाइड कर देगी। हम तुरंत कहेंगे इस 500 को हम 100% मान लें, उसकी तुलना में 400 अपना कितना होगा, एक कंपैरिजन जैसे जनरल किया जाता है उसी प्रकार से परसेंटेज डिफाइन किया जाता है। आप यहां पर सीधा सीधा इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 500 का मान 100% है तो 400 का मान कितने के बराबर होगा। यह अगर एक कंपैरिजन आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो आप आराम से इसकी तुलना कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कहेंगे 80% उस बच्चे ने प्राप्त किया है। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझिए, हम लोग बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं ना। बैंक में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक वाले से पूछते हैं भैया इस पर हमें ब्याज कैसे मिलेगा। तो बैंक वाले ने कहा कि हम आपको 5% पर एनम की दर से ब्याज देंगे। दरअसल वो जो टेक्निकल भाषा में लिखा है, मान लो मुझे पढ़ा लिखा मैं उतना नहीं हूं, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये मुझे व्यवहारिक समझा दो, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहेंगे कि आपको हम 5 रुपए देंगे, रुपए 5 देंगे, रुपए 100 पर, मतलब एक 100 रुपए का नोट आप अगर हमारे यहाँ जमा करोगे तो हम आपको 5 रुपए उस पर देंगे। कब देंगे? 1 साल में। अगर आपने अपने 100 रुपए को हमारे इस बैंक में 1 साल तक के लिए कंटिन्यूड हमारी बैंक में जमा कर रखा तो हम आपको उसके बदले 5 रुपए अतिरिक्त देंगे, यही आपका ब्याज होगा। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, ये बताओ अगर मेरे पास 500 रुपए कहीं से जुगाड़ व्यवस्था हो पाई है तो बताओ इसके बदले आप कितना दोगे। तो कहेगा सर जब बताओ हम आपको 100 पर 5 देते हैं तो 500 पर कितना देंगे बताओ। 500 पर सीधा सीधा 5 गुणे 5 कर दीजिए, 25 रुपए हम आपको ब्याज के तौर पर देंगे 1 साल में। अब यहीं से जब ब्याज की बात आती है, अभी तो हम लोग सिंपली प्रतिशत का उपयोग जनरल कर रहे हैं, लेकिन ब्याज का जैसे सेंस है तो समय का इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो हम समय देखिए यहाँ पर लिख भी दिए पर एनम, तो पर एनम है तो ब्याज का इफेक्टिव तो आपका ब्याज का इंपैक्ट तो दिखना ही दिखना है। तो हमने कहा अच्छा चलो अगर 1 साल की बजाय हम 3 साल तक के लिए इसी पैसे को रखे रहे आपकी बैंक में तो कहेगा कोई बात नहीं, जब हम 1 साल में एक 500 रुपए के नोट पर या 100 की 5 नोट पर हम आपको 25 देते हैं तो हम 3 साल में उसी 500 के ऊपर 25 या 75 रुपए का ब्याज आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गई बात परसेंटेज की, करेक्ट है। एक जनरल डिस्कशन हमने आपको समझाया कि परसेंटेज व्यवहारिक कैसे होता है। परसेंटेज कोई एक बच्चा जब कोई परीक्षा देता है तो परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त करता है, उसको परसेंटेज के आधार पर डिफाइन करते हैं। एक दुकानदार जब अपने कोई व्यापार को फाइनली क्लियर करता है तो कहता है कि मुझे इतने प्रतिशत का लाभ हुआ या इतने प्रतिशत की हानि हुई। कोई भी एक व्यक्ति जब किसी कार्य के निर्माण में लगता है तो कहता है कुछ दिनों के बाद भैया मैंने इतने % कार्य डन कर लिया। कोई एक इलेक्शन जब होता है तो जब हार जीत की बात होती है, मार्जिन की बात होती है, तो दोनों उम्मीदवार यही कहते हैं कि यार मैंने तो कुल मतों का इतना ही प्रतिशत प्राप्त किया था। आप अगर देखेंगे तो लाइफ की हर गतिविधि में आपको परसेंटेज इफेक्ट की तरह आपके साथ लगा हुआ दिखेगा ही दिखेगा। कहीं ना कहीं से वो आपके लिए उपयोगी एक वैल्यू के रूप में आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। मतलब हम हर लाइफ की हर एक्टिविटी में परसेंटेज को कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हुए और उपयोग उसका करते हुए दिखते ही दिखते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिए। अब बात आती है कि हमारी परीक्षा जो कि हम यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें कैसे प्रश्न आपको नजर आएंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बात हम किसकी कर रहे हैं? यूपीपी री एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो भैया देखो जो आपके परीक्षा का नेचर है उसमें एक प्रश्न आपको कहां से मिल सकता है, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से मिल सकता है जिसमें परसेंटेज का ठीक ठाक उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज केवल सिंप्लीफिकेशन से ही बनेगा, परसेंटेज वृद्धि कमी से भी बनेगा,
परसेंटेज तुलना से भी बनेगा, परसेंट हो सकता है कि आपको जो वेन डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, चुनाव जनसंख्या के भी प्रश्न आपको परसेंटेज पर आधारित देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ जो परसेंटेज का उपयोग होगा वो प्रॉफिट लॉस में होगा, लाभ हानि के जो प्रश्न आते हैं वो परसेंटेज से रिलेट करेंगे, डिस्काउंट अर्थात छूट के भी प्रश्न आपको परसेंटेज से रिलेट करते दिखेंगे। इवन आप अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न फेस करेंगे तो वहां भी परसेंटेज का उपयोग आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और सबसे मुख्य बात तो ये जान लीजिए कि आपका एक चैप्टर है डीआई, जिसको लेकर के आप खूब डिमांड इस समय कर भी रहे हैं कि डीआई कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीआई आपको तभी ही समझ में आएगा जब आपने सही से परसेंटेज पढ़ा है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, डीआई के सभी 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न ऐसे जरूर रहेंगे जहां पर परसेंटेज का उपयोग रहेगा। इवन अगर आप सोचो तो पिछले जो अभी फरवरी में पेपर हुआ था उसमें 17 की जो सेकेंड शिफ्ट की डीआई थी, जो टेबल बनी हुई थी जिसमें परसेंटेज के आधार पर चीजों को डिफाइन करना था, दैट वाज नॉट इजी डीआई, मतलब वो आसान डीआई नहीं थी। आप परसेंटेज का उसमें देखिए कितना तगड़ा उपयोग दिया गया है, मतलब उसमें इतने कैलकुलेशंस थे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कि उसको कर पाना, डिफाइन कर पाना बहुत टफ था। तो इसलिए परसेंटेज का रोल हर लेवल पर है। और सोचो अगर डीआई में है तो 5 प्रश्न यहीं से कंफर्म होते हैं। चलो 5 में हम कहते हैं सभी परसेंटेज पर नहीं रहेंगे, लेकिन डेटा जैसे अगर मान लो टेबल का पूरी बनावट अगर परसेंटेज आधारित हो गया तब तो 5 प्रश्न हो गए, साथ साथ जो है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और सभी 5 प्रश्नों में 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर वहां से नजर आएंगे। एक प्रश्न अगर यहां से दिख गया, यहां से दिख गया प्रॉफिट लॉस से, तो 4 से 5 प्रश्नों में परसेंटेज का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? कंफर्म कर दीजिए। आप इसकी कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसकी वैल्यू समझिए, उसका इंपॉर्टेंस समझिए। तो थोड़ा सा भैया परसेंटेज की तरफ बढ़ चलिए, क्या पढ़ना है अपने को, ठीक है, जिसे आप प्रतिशत कह रहे हैं। प्रतिशत अंग्रेजी में अगर हम कहें पर सेंचुरी इसी को कहा जाता है, हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है, प्रति 100 कहा जाता है कि प्रति 100 अर्थात किसी भी मान की 100 पर की गई तुलना। जैसे कभी कोई परीक्षा हो तो जो बच्चा जो अंक प्राप्त करता है, भले उसका पूर्णांक 1000 हो, लेकिन बाद में कहते नहीं 80% प्राप्त किया, 90% प्राप्त किया, मतलब उस पूर्णांक को आपने 100 से कंपेयर कर दिया। कोई एक जनसंख्या है कहीं की, ठीक है, उस जनसंख्या का कुछ भाग पुरुष है, कुछ भाग महिला है, तो वहां पर भी पूरी जनसंख्या को हमने 100% मान लिया, कहा कि 70% पुरुष है, 30% महिला है। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी एक एक्टिविटी को लेकर चले जहां पर हम कंप्लीट को हमेशा 100% से रिलेट करते हैं, 100 से रिलेट करते हैं, और उस मान की जब 100 से तुलना कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज कॉन्सेप्ट। उसी को परसेंटेज आधारित हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहां पर मुख्य क्या होता है कि सबसे पहले कि आपको एक संख्या दी जाती है, सबसे मुख्य देखिएगा आपको क्लियर होगा, एक संख्या दी जाती है, जो संख्या कुछ भी किसी भी प्रकार से हो सकती है। इट्स नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, या पूर्णांक संख्या हो सकती है, करेक्ट, या भिन्न के रूप में दी गई संख्या हो सकती है, या दशमलव के रूप में दी गई कोई संख्या हो सकती है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई संख्या है। अपने से कहा जाता है कि बेटा इसको जो है आप कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में आप इसको लिखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कोई दी गई संख्या को आप परसेंटेज प्रतिशत के रूप में लिखो तो आपकी जिम्मेदारी उस संख्या को प्रतिशत में लिखना है, मतलब संख्या के ऊपर परसेंटेज सिंबल लगाना है। जब किसी संख्या के ऊपर प्रतिशत लगाने का कार्य होता है तो हम सिंपल सी बात है कि 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हमारे पास अगर एक नंबर n था, जब आपने इस n को 100 से गुणा किया तो इट्स बिकम 100 n%, 100 से गुणा होकर के 100 n प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ अब अगर अपने पास जो संख्या प्रतिशत में बदल चुकी है, हमको परसेंटेज हटाना है, मतलब 100 से, मतलब सीधी सी बात है कि परसेंटेज हटाना है। हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है, 100 से भाग करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया है उसमें 100 से भाग कर देंगे तो प्रतिशत ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने पास एक नंबर 1/2 दिया है, अपने को इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 1/2 गुणे हम 100 कर रहे हैं, 2 से इसको कैंसिल किया तो आया सिंपली 50%। देखिए परसेंट लग गया। अब अगर हम चाहते हैं भैया परसेंट हटाना है, मतलब 50% को आप वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा लिखो 50/100, 100 से भाग कर दिया तो यह कट करके 1/2 हो गया। मतलब आप मुख्यतः चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे किसी संख्या में परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं, और हटाना है तो 100 से क्या करते हैं, सिंपली भाग करते हैं। इन 2 बातों को आप एकदम क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको एकदम क्लियर करते चलिएगा, जिससे कि हम परसेंटेज लगाने और परसेंटेज हटाने का कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में सेट कर लें और उसका उपयोग हम अपनी परीक्षा से कनेक्ट कर लें।
अब आपको कुछ बातें क्लियर करनी है। जैसे अपने को कोई संख्या दी जाए, संख्या को जनरल में उठा के लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जिसको आप परसेंटेज में लिख लो, फिर उस परसेंटेज से संख्या बना लो, ये सब बातें एकदम क्लियर हो। लेकिन इसके सेंस, इसके यूज की बात अगर सोचो तो हमारे यहाँ जो इसके टॉपिक बनते हैं, जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं, उनको थोड़ा समझना जरूरी है। सबसे मुख्य चीज भैया देखो ध्यान से, आपको एक वैल्यू दी जाएगी दो लोगों की, अगर एक ए है दूसरा बी है, इन दोनों लोगों की कुछ भी एक डेटा दी गई, दोनों की आय दी गई, दोनों की आयु दी गई, दो वैल्यूज का या दो पदार्थों का, मानों का आयात निर्यात दिया गया, किसी भी प्रकार से दो डेटा, दो आंकड़े हमको दिए गए। अपने से कहा जाता है, जैसे मान लीजिए इसके पास 150 है और इसका मान लीजिए 175 है। अब यहां से एक प्रकार से हमारे यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, क्या कि जो 150 है अगर ए का मान है और 175 बी का मान है, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जो ए है, ए बी का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए परसेंट है किसका, बी का। ए का मान कितना है बोलो, 150 है। 150 परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा किया, बट किससे बनाना है, 175 अर्थात बी से। तो मैंने सिंपली इसका सोल्यूशन किया तो देखिए कैसे बनकर आया। 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक्के 150 होता है भैया, 600/7 हो गया। 7 से डिवाइड किया, 7 अठे 56 होता है, 56 4 जीरो, 7 पते 35 होता है, 85 सही 5/7% हो गया। ऐसे बना। इसको देखो, ऐसे जो मैंने लिखा है ना, इसको और आसान भी आप करके कर सकते थे, मतलब काट देते शुरू से ही। काट कैसे दे सकते थे, जैसे 150 लिखा था तो 150 को थोड़ा आसान करके हम सीधा 6 बना सकते थे, और इसको आसान करके हम 7 बना सकते थे, क्योंकि 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। अब मैं आपसे कहता ए बी का कितना परसेंट है, तो सीधा ए लिखते गुणे 100/b मतलब 7 करते, तो कंफर्म हो जाता कि ए बी का कितना परसेंट है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं मान लीजिए आपसे कहता कि बी ए से कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। जैसे एक जनरल हम बात करते हैं आपसे, देखिए सेकंड, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ए पूछा गया। तो बी का मान कितना है, 7 है, 7 है, चाहे आप 175 लिख देते, बात वही होती बाद में जाके। 7 गुणे 100 आप क्या लिख देते, 6, तो ये बन जाता 700 आप करते 6, 7 इसको भाग करते, एक बार जाता, 1 जीरो, एक बार फिर गया, 4 जीरो, 36 16। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब 6 से भाग किया, एक बार गया, 6 के 6 1 जीरो, फिर 6 के 6 4 जीरो, 6 6 के 36 हो गया, 36 4/6 मतलब 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 कर दीजिए, तो मतलब आ गया 116 सही 2/3%। 100 से ज्यादा है ना, मतलब उससे बड़ी वैल्यू है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, हम आपसे कह सकते थे कि ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब ए का मान हमने कितना मान लिया है, 6 काट करके, और बी का मान कितना मान लिया, 7। ए बी से कितने परसेंट कम है, बोलिए कैसे, पहले बताओ कितना कम है। आप कहोगे सर 1 कम है, किससे, बी से। तो आप लिखो जितना कम है 1 गुणे 100 किससे कम है, 7 से। तो हो जाएगा 100/7, और 100/7 का मतलब हो गया 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। करेक्ट है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता था क्या, कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर कैसे बन जाता, सीधा सीधा जैसे वो कम था वैसे ज्यादा भी तो है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, गुणे करते 100, और किससे ज्यादा है, 6 से। तो आप इसको 3 बार ले जाते, 50 करते, 16 सही 2/3% क्या है, ज्यादा है। कुल मिला के मेरा ये बताना आपको पर्पज है कि आपकी परीक्षा में परसेंटेज का रोल खूब सारा डीआई में है, और डीआई के जो प्रश्न बनेंगे परसेंटेज में, कुछ ऐसे ही कनेक्टेड टर्म का उपयोग किया जाएगा। आंकड़े अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसे ही उपयोग में बात की जाएगी। मतलब एक प्रकार से परसेंटेज में हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज में सबसे पहले हमें परसेंटेज की समझ होनी चाहिए, और अगर परसेंटेज की समझ आपको रखनी है, इसकी समझ आपको रखनी है, ध्यान से देखिएगा। इसकी अब देखो, समझ लिखना मेरे लिए बड़ा अजीब हो गया, ठीक है। मैं जानकारी लिखता हूं। अगर परसेंटेज की जानकारी अपने को रखना है, तो जानकारी के लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब संख्या को प्रतिशत में लिखना, ठीक है, और प्रतिशत को किस में भैया, संख्या में लिखना। ये दो बातें एकदम कनेक्ट होनी चाहिए, आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो भी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, कि आपको तुलना करना आना चाहिए, ठीक है, तुलना करना आना चाहिए। तुलना करना मतलब कौन ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है,
कौन कम है, कितने परसेंट कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, इसको एकदम क्लियर करके चलिए। सर आपकी स्पीड बहुत है, सच में? वेरी गुड। स्पीड तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए जोरावर, आप तो बहुत अच्छे पुराने स्टूडेंट हैं। हाँ, स्पीड तो आपका ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। बोलिए मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? यस। हाँ, जोरावर रेगुलर क्लास में रहते हैं, मैंने देखा है जोरावर को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्पीड चलिए आपने फील किया कि स्पीड ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। यस। हाँ, हिंदी भुला दी, इंग्लिश दे, बात सही है। ऐसे कैसे लिखा जाएगा समझ सोचो। हाँ, झा, अच्छा, ये सब लिखना थोड़ा कभी कभी, तुलना करना मतलब ज़्यादा, ज़्यादा, कम, ये सब डिसाइड करना जो है हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना अपने को, ठीक है, वृद्धि कमी। ठीक है, वृद्धि कमी, कौन किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, कैसे कम है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को पढ़नी है। तो मतलब एक प्रकार से हमको जानकारी कन्वर्जन आधारित समझनी है। तुलना करना मतलब कि कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये जानना है। वृद्धि कमी का मतलब ये मत सोचना कि उसी से रिलेट करता, इसका मतलब बढ़ाना है, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे हम कुछ परसेंटेज बढ़ा दें, इसका मतलब होता है किसी चीज को घटाना है, कुछ परसेंटेज क्या कर दें, घटा दें। इन सब बातों को लेकर के टारगेट बनाते हुए हम लोग यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा कुछ फोकस किस पर होना चाहिए, किस पर बताइए, कन्वर्जन पर होना चाहिए। अगर हम कन्वर्जन को थोड़ा सा, बाकी थ्योरेटिकल प्रश्न आपको आय व्यय से भी मिलेंगे, प्रतिशत की भाई उपयोगिता तो है ही है, आपको चुनाव से प्रश्न मिलेंगे, जनसंख्या से प्रश्न मिलेंगे, फेल पास से प्रश्न मिलेंगे, वेन डायग्राम के प्रश्न मिलेंगे। तो रिलेटेड प्रश्न तो इसके बहुत सारे हैं। अगर मैं यहीं पर भर दूं अगर पूरा परसेंटेज, तो अगर हमें फाउंडेशन क्लास में कभी आपने पढ़ाते हुए देखा होगा, तो मैंने परसेंटेज जब पढ़ाया तो एक क्लास तो पूरा उसका डिस्क्राइब करने में ही कनेक्ट कर जाता है। लेकिन आज आपकी क्लास की डिमांड कुछ और ही है। हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो सब कुछ आपको बताना है जो आपका समय न गंवाए आपको, और आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुख्य ये है। इसके लिए कुछ बातें आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे कुछ नंबर को देखते हुए एकदम क्लियर कर लीजिए, उसको एकदम कंपेयर करिए। जैसे हम एक जानते हैं, मैथमेटिकली एक क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगर यह नंबर है तो इसको परसेंटेज में बनाओगे तो कितना होगा, बोलो 100%। 100 से गुणा करिए। ऐसे कभी अगर आपके पास आया 1.5 का मतलब भैया 150%, 1.5 गुना कहते हैं। 2 लिखा कहीं पर तो कितना होगा, 200%, 2 गुना होता है। 3 लिखा कहीं पर 300%, ठीक है। 2.5 लिखा है 250%, 250%। 3 लिखा है 300%। जैसे इस तरह के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमेशा क्या होंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज में लिखे जाएंगे। अब हम एक चीज और समझते हैं। जैसे अगर मान लो अगर कुछ ऐसी वैल्यू जैसे 1/2 है, आप जानते हो कि ये संख्या है, परसेंट में बनाना है, 100 से गुणा जैसे ही करेंगे 50% होगा। ऐसे अगर मुझे 1/4 को लिखना है, 100 से गुणा करेंगे 25% होगा। 1/6 को लिखना है, 100 से गुणा करेंगे 16 से ही 2/3% होगा। 1/8 लिखना है, 100 से गुणा करेंगे 12.5% होगा। 1/10 करना है, 100 से गुणा करेंगे 10% होगा। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। 1/3 है, 100 से गुणा करेंगे 33 सही 1/3% होगा। 1/5 है, 100 से गुणा करेंगे 20% होगा। 1/7 है, ठीक है, 1/7 है, अगर 100 से गुणा करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7% होगा। ठीक है, 7 सही 1/7% होगा। कितना, नहीं भाई 14 से 1/7% होगा। ठीक है, 7 से देखिए अगर हमने 100 से गुणा किया तो 14 7 98 होता है, 14 सही 2/7% होगा। 1/9 है, 11 सही 1/9% होगा। सॉरी 9 से 11 से 1/9% हुआ। 1/11 है, हाँ 9 सही 1/11% होगा। ये सब चीज़ें एकदम क्लियर करिए जिससे कि आपको हमेशा कन्फर्म रहे और हमेशा इसकी उपयोगिता आपके लिए अच्छे से कनेक्ट हो पाए, ये जानिए आप लोग। जैसे अगर अपने को कहीं पर लिखा है 40%, देखो हमने 20% अगर लिखा है 20%, इसका डबल करो तो 2/5 हो गया। ठीक है, कहीं पर अगर आ गया 60% तो ट्रिपल करो 3/5 हो गया। कहीं पर लिखा है 80% तो 4 गुना करो 4/5 हो गया। अब जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3% लिखा है, इसका डबल करिए तो 66 सही 2/3% होगा, और डबल करेंगे तो यहाँ पर भी 1/3 की जगह पर 2/3 होगा। ऐसे अगर इसकी बात करें तो 14 दूना 28 सही 2 दूना 4/7 कर दो, यह आपका 2/7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/9 है और 11 सही 1/9 है,
अगर बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूरतें हैं कि इतने सारे टर्म्स को आप लोग रिक्वायर्डली एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको इतना कनेक्ट हो रहा होगा, इतनी बातें समझ में आ रही होगी जो बेसिक है, जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। अब थोड़ा सा मुझे यूपीपी ओरिएंटेड होना है, बाकी अब परसेंटेज तो हमें अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ना नहीं इस समय, और आपकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, आपने 12 लिखा है, किस में? 11 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। किसने बताया था? क्या नाम है? जोरावर, शाबाश। देखिए जोरावर समझ गए, ठीक है। 9 से 1/11। अब मेरा ये कहना है कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई। फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमें परसेंटेज किसके लिए पढ़ना है? यूपीपी के लिए पढ़ना है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है बोलिए? अब आपको क्वेश्चंस पर आना है। किसके क्वेश्चंस पर? केवल यूपीपी पर। तो हमारा फोकस अब यूपीपी एग्जाम है, इसलिए हम इधर उधर आपको लेकर चलेंगे नहीं कि हम बड़ी अपनी योग्यता सिद्ध कर दें। कल की डेट में आप हम पर सोचेंगे, अरे बताओ सर इतना कम पढ़ाए, इतना छोटा पढ़ाए। नहीं, छोटा पढ़ाना इस समय और ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना ही ज़रूरी है। इधर उधर के चक्कर में हम आपका समय और आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारा केवल पर्पज है कि आपकी परीक्षा रिलेटेड आपको करा दें। तो आप मेरे साथ हो, अब सब लोग ना, सभी लोग फोकस हो, सभी लोग क्लियर हो गए। अब देखिए धीरे धीरे आप सब जुड़ना भी शुरू कर जाओगे। अभी जब प्रश्न में इन्वॉल्व होंगे तो आप करना भी शुरू कर देंगे, और भरोसा है कि सभी लोग अच्छे से कर देंगे। अब शुरू किया जाए, बोलिए एक बार सब लोग कंफर्म करो, थंब इंप्रेशन दो, शुरुआत किया जाए। और एक बार जो है सब लोग, हाँ जल्दी से सभी लोग जुड़ भी जाएं तेजी के साथ। अब हम लोग शुरू करेंगे, देर ना करते हुए सीधा सीधा प्रश्नों पर चलेंगे, और प्रश्न एकदम रिलेट कर जाएगा आपका, एकदम कनेक्ट कर जाएगा आपकी परीक्षा से। चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूं, और पहला प्रश्न आपके सामने यूपीपी एग्जाम पर्पज का आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 250 का कितना प्रतिशत 700 है। 250 एक वैल्यू है, ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। 250 एक वैल्यू है, दूसरा है 700। जैसे मान लो मेरे पास, मेरा नाम अगर ए है, आपका नाम बी है, मेरी इनकम 700 है, आपकी इनकम 250 है। मैं आपसे कहूं कि मेरी इनकम आपकी मतलब 250 की कितना प्रतिशत है? कौन कौन कमेंट करके बताएगा? तेजी के साथ कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स लेता हूं। जो मेरा 700 है वो 250 का कितना परसेंट है? जल्दी से फटाक से बताइए कितना होगा, कमेंट करके दीजिए जल्दी से आंसर। मैं 700 कमाता हूं, आप 250 कमाते हो, मैं आपका कितना परसेंट कमाता हूं? ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, कितना ज्यादा कमाता हूं, कितने प्रतिशत मैं आपका कमाता हूं। अनुराग का आंसर आया है, संजना जी का आया है, देवेश का आया है, डीपी सिंह का आया है 280%। वेरी गुड। पहला तरीका है कि मुझे परसेंट में अपने को कन्वर्ट करना है, तो मैं अपने को 100 से गुणा करूंगा, और नीचे किससे कन्वर्ट करना है, किससे कंपेयर करना है? 250 से भाग करूंगा। तो कैसे बनकर आया? देखिए 50 5 बार गया, 50 2 बार गया, 5 से डिवाइड करिए, 14 5 70, 140 दूना 280% होता है। ये तय हो गया। लेकिन आप एक चीज जान लो, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और आसान बना सकते थे। कैसे? बी की वैल्यू जो हमने देखा था 250 था, मेरी वैल्यू जो ए थी वो कितनी थी बोलो? 700 थी। जब भी भैया ऐसे आंकड़े आए ना, थोड़ा आसान कर लिया करिए। ऐसे जीरो खत्म कर दो, 5 5 25 कर दो, 5 14 बार 70 कर दो, करेक्ट है। अब सोचो कि 5 और 14 दो वैल्यू हैं, तो 14 जो है 5 का कितना परसेंट है? तो 14 गुणे 100 बटे हम क्या कर देते? 5 कर देते। 5 से डिवाइड करते 20 बार, और 14 दूना 28, देखिए 280%। अब मैं आपसे अगर पूछा होता कि 250 700 से कितने प्रतिशत कम है, मैं एक प्रश्न यहीं पर दे रहा हूं, आप लोग फटाक से आंसर दे दीजिए। 250 700 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तेजी के साथ आंसर दीजिए। 250 जो है 700 से कितने प्रतिशत कम है? कौन फर्क कर पा रहा है? जल्दी से क्लियर बताइए। सेम इसी तरह से करिएगा भाई। 250 को आप 5 ही मानो, अभी किया था, और 700 को आप 14 मानो। 250 सरल कर लीजिए थोड़ा आसान से। मैंने क्या प्रश्न दिया? 250 700 से कितने परसेंट कम है? तो मैंने शॉर्ट किया, जैसे यहां किया था। शॉर्ट कर लीजिएगा, यही चीज डीआई में हेल्प करेगी आपको। कितना कम है बोलिए? 14 से 5 होना मतलब कितना कम होना? 9 कम होना। बोलो 14 से 5 होना मतलब 9 कम होना। मैं लिखूंगा 9 गुणे 100 बटे 14, लिख दिया। 2 सते 14 होता है, 2 50 बार 100 होता है, 9 पचे 45, यहां लिख रहा हूं 450, करेक्ट है। 450 बटे 7 कर दिया, 7 छंगे 42 होता है, सही किया, 7 छंगे 42 होता है, 3 जीरो 7 चौके 28 होता है, 2 बटे 64 सही, 2/7% कम है।
ठीक है, एकदम सही आपने बताया था। फिलहाल जो हमने प्रश्न आपको कराया था, जिस प्रश्न की डिमांड थी उसका उत्तर 280% आया था। बहुत बढ़िया आपने रिस्पॉन्स किया था, एकदम सही है। चलो बहुत बढ़िया है, कुछ बातें थोड़ा समझिएगा। अब अगले देखिए, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। जैसे मैंने आपको लिख कर दिया a का b%, a का 20%, ठीक है। a का b% मतलब क्या होगा बताइए? a गुणे b बटा 100, ये बराबर होगा b का a%, ठीक है, b का a%। बोलिए सही लिख रहा हूं कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि b गुणे a बटा 100, बात एक ही हो गई कि नहीं? अगर कभी भी आपको कहा जाए, इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस के हिसाब से पढ़िए। a का b%, ठीक है, मत सोचना कि यहां पर परसेंट लगा है, यहां पर वैल्यू, जबकि यहां पर मैंने लिखा a b का a%, b का a%, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको नोट की तरह अपनी कॉपी में लिखिए। इसका फायदा देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका फायदा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा 87 का 50%, सब लोग तेजी से कमेंट करिए कितना होगा। 87 का 50% करना है तो क्या होगा? आंसर बताइए फटाक से, क्या होने वाला है? 87 का 50% आप करोगे तो आप कहोगे सर नहीं, 87 गुणे 50% मतलब 1/2। तुरंत कह दोगे सर 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 चौके 8 हुआ और 2 तियां 6 हुआ, 2 तियां 6 हुआ, 2 पंचे 43.5 हुआ कि नहीं? बोलो आधा हुआ। 87 का 50% कितना हुआ? बोलिए सब लोग कमेंट करिए, बोलिए फटाक से। 43.5 है, वेरी गुड। चलो अब मैं अगर आपसे यही पूछता, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइए कि 50 का 87%, बोलिए अब क्या आंसर होगा? अब मैंने लिख दिया 50 का 87%, अब बोलिए आंसर कितना आएगा? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होगी, अरे यार ये तो गजब हो गया, 87% बोला है। मैं आपको बता दूं, जो 87 का 50% होगा वही 50 का 87% होगा, फर्क नहीं आएगा दोनों में, दोनों का मान एक ही होगा, यह भी 43.5 ही होगा। याद रखिएगा इस चीज को, जो 87 का 50% होगा, 87 का 50% सेम वही 50 का क्या होगा? बोलिए 87% होगा, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का अर्थ, दोनों का मान बराबर होगा, एकदम सेम आएगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखिए। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसको पढ़ के बताइए क्या आंसर होगा। तेजी के साथ जो लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, बताएं आंसर। यस, a का 5%, a का 5% बोलो कितना दिया है? b दिया है। a का 5% भाई क्या दिया है? b दिया है, वैल्यू दे दिया है। तो आपसे पूछा 20 का b% बोलो, इन ऑप्शन से क्या होगा? कौन कमेंट करेगा अपने को? पहला है, दूसरा, तीसरा। आपको अगर लिखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख दो, a होगा, b होगा, c होगा। मैं थोड़ा सा आकलन भी करना चाहता हूं कि आप रियलिटी में इस चीज को पढ़े हो, समझ रहे हो कि नहीं रहे हो। a का 5% बराबर यदि b है तो बोलो 20 का 5b% क्या होगा? देखो एक बात तो हमको समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? कि सारे मान a से कनेक्ट हो गए, ये सारे मान क्या हो गए? a से कनेक्ट हो गए। कौन आंसर होगा, कौन कमेंट करेगा, थोड़ा सा प्लीज बताओ। मैं क्या करूं, सबसे पहला कि मुझे b को हटाना है, b की जगह पर मुझे क्या लिखना है पता है? a का 5% लिखना है, और a का 5% मतलब a गुणे 5/100 है। ऐसे रहने दीजिए, अभी 100 कुछ हटाइए मत। तो भाई मैं एक चीज कर देता हूं, जैसे इसने लिखा है क्या बोलो, 20 का b%, और b की जगह अपने पास क्या है बोलिए? 5a। ध्यान देखिए, 5a डिवाइड बाई 100 है कि नहीं? यस है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर दिमाग लगा सकते हैं, जैसे हमने b की जगह, लेकिन एक बात आप सोचो, आपको इसने कहा परसेंट फिर लगा है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा समझें, अपने पास इस b की जगह क्या है बोलिए? पहले तो आप ऐसे लिख दो, b/100 लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं? यस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितना आंसर आ रहा है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। लगातार देखिए मुझे कमेंट कर रहे हैं सभी लोग। 20% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a/2, 20% ऑफ a/20। इसी तरह से आपके आंसर आ रहे हैं। मैं दिखाता हूं, देखिए आंसर क्या होगा। हमने सबसे पहले क्या लिखा? 20 गुणे a/100, b/100। b की जगह भैया हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा चाहे तो आसान भी कर ले, ऐसे हमने आसान कर दिया। मतलब आपका यह b का मान यहां पर कितना था बोलो? a/20 था ना? मैं क्या लिखूं? 20 गुणे b की जगह कितना लिख दो बोलो? a/20, और गुणे कितना है बोलिए? 100 है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर हो गया। अब आपका देखो एक चीज कंफर्म हो गया, क्या बोलिए? जैसे 20-20 से खत्म हो गया, 20-20 से देखो क्या हो गया? खत्म हो गया।
तो आप इसको लिख सकते हैं a बटा 100, मतलब बेसिकली यह a% हो गया। लेकिन आप इसी को सोचो कि यहां पर कैसे लिखा, जैसे आप देखो 20% लिखा है, तो 20 बटा कितना है भैया 100 है, गुणे a बटा कितना है बोलिए 2 है, 2 से इसको डिवाइड किया कितना है 10 है, खत्म हो गया, a बटा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ऐसे अगर हम लोग डिफाइन करते चले जाएं तो कंफर्म हो जाएगा। देखिए आप सभी लोगों ने हमें ए ऑप्शन बताया है, तो आप बताओ कि क्या हम लोग सही कर पा रहे हैं, क्या हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं? ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। हम लोगों को चीजों को बहुत ही क्लियरली समझना है, तभी ये कंफर्म आएगा, इस तरह का प्रश्न आपका करेक्ट हो पाएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में यही कंफ्यूजन इस बात की रहती है। सब में देखो परसेंटेज लगाया है 20%। बेसिकली अगर हम चाहें ना थोड़ा सा यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस को अपने हिसाब से डिजाइन कर ले तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा और हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको चाहूंगा ब्रीफ करूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत किसी बात की ना हो पाए, समझ पाओ आप लोग कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है। अपने को कहा गया है a का 5% b है, तो 20 का b% अपने से पूछा है। यहां से हमको कंफर्म है कि अपना b का मान कितना है, हम समझ गए हैं a गुणे 5/100 है। 5/100 का मतलब बेसिकली यह a बटे कितना है बताओ 20 है, जो कि b का मान है। करेक्ट है। अब हमारे सामने जो चैलेंज है उसको देखिएगा, लिखा है 20 का मतलब गुणे 20 का, हमने देखा b बटा बेसिकली 100 है, लेकिन आपने देखा कि b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, b की जगह पर यहां पर देख लो कितना लिखा है, a बटा 20 लिखा है। a बटा 20 कर दो इंटू 100 कर दो। करेक्ट है, इस हिसाब से है। लेकिन हम सबको दिख रहा है यहां पर सब में परसेंटेज लगा है, सब में परसेंटेज लगा है। तो आप देखो परसेंटेज थोड़ा सा हटाओ तो कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे a बटा कितना हो जाएगा 2। तो अगर सोचो तो a बटा 10 हो गया। इसकी तरफ चले जाएं तो यह 1/2 है गुणे a बटा 20 है, तो एक प्रकार से a बटा 40 हो गया। समझ रहे हैं। यहां पर देखिए तो आपके पास c का मान 1/2 है गुणे a बटा आपका कितना हो जाएगा 2 है, तो a बटा 4 हो गया। और इधर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें डी ऑप्शन कितना लिखा है 1/5 होगा गुणे a बटा कितना होगा बताइए, a बटा 20 होगा, 20 पंचे 100, a बटा आपके पास कितना हो गया 100। तो डी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। a बटा 100 एकदम कनेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। एक बार सोचो आपके पास वैल्यू कितनी बन गई। अगर आप में से देखिए कंफ्यूजन बहुत सारे लोग का सबसे लगातार यहीं से बनकर आया है। एक बार सब लोग क्लियर करिए, देखिए आप कितना सही कर पा रहे हो कि नहीं। डी ऑप्शन को हमने मैच किया 20% ऑफ a बाई 20, तो 20% को क्या लिखेंगे बोलो, 20/100 लिखेंगे कि नहीं, गुणे a बटा 20 लिखेंगे कि नहीं। एक खत्म हुआ कि नहीं, बोलो कितना आया, a बटे 100 आया। तो देखो डाउट कहां से आई, डाउट यहीं से आई और सबने इधर उधर कर दिया, सबने इधर उधर कर दिया। मैंने देखा कि सब पहले ही ऑप्शन लगा के चले आए। यही गलती होती है इस तरह के प्रश्नों में, और ये गलती है, आप ये मत सोचो कि गलत आपने जज किया है। राइट सोल्यूशन इसका डी ऑप्शन होगा, यस डी ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्लियर करिए, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन ना आए। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में एकदम क्लियर होगा, कनेक्ट होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा प्रश्न आपका, भाई हमने यहां से b का मान निकाला, यहां से उठा के सब्स्टिट्यूट किया, मैच कराया, जो जिससे मैच किया। सोचो सबके सब किए थे कि नहीं पहला ऑप्शन, तो सबकी ही तो गलत होने की स्थिति बन रही थी। तो इसलिए आपको समझ में आया होगा, यस समझ में आई बातें। चलिए सबका ही आया था, मैं यही कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा यार गजब आप सब लोग ये बता रहे हो, एकदम गलत था ये वाला, एकदम सही नहीं था। आगे बढ़ा जाए, यस हाँ ये सही है, जो नहीं आया तो जवाब नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़िए। इसका उत्तर कौन कौन से दे रहे हैं लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी तो दे सकते हैं आप सभी लोग, ये आसान है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यस 45,000 है, 45,000 है का 60% है, मैंने गुणा लिखा 60%, गुणे 45% है, लिख दिया 45%, का 40% है, ये भी लिख दिया, का 15% है, का मान आपसे पूछ रहा है। प्लीज बता दो कौन कौन इसका आंसर बता सकते हैं। यस चलिए मीठू चौबेपुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़िए सभी लोग। यस आप सभी लोग बताओ। यस इसका आंसर क्या होने वाला है, सब में परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटेगा 100 से भाग होगा। जैसे मैं सीधा वर्बल लिख सकता हूं, आप लोग अगर इजाजत दो तो सीधा लिखो 45,000। बोलो 60% को क्या लिख दूं। सबसे पहले आप जान लो या 60/100 होता है, अगर ओरल लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, 3/5 होगा। बोलिए सही लिख रहा हूं 3/5। 45% को मैं क्या लिख दूं बोलिए, 45% मतलब भाई 45/100 होगा,
और ये 5 9 45 होता है, 5 20 हम में 100 होता है, 9/20 होगा। सही लिख दिया हूं। 40% भाई एकदम साफ साफ कन्फर्म है, 40/100 होगा, 2/5 होगा, 2/5 लिख दिया। 15% मतलब 15/100 होगा, 3/20 हो जाएगा, 3/20 कर दिया। अब इसको आसानी से केवल कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करिए सभी लोग फटाक से, कितना होने वाला है। सबसे पहले भाई देखो 2 0 चला गया, ये खत्म कर दिया। और देखो क्या होने वाला है, जैसे 5 से काट दो, 5 9 45 होता है, 90 हो जाएगा। 5 से और काट दीजिए, 18 हो जाएगा, इसको 18 ही लिख दीजिए। ठीक है, अभी क्या बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है, तो 2 से जो कैंसिल होने कंडीशन उसको खत्म करो, ये खत्म ही हो गया। अब आपके पास देखिए क्या है, 3 तियां 9, 3 तियां 9 है, ए भी 9 है, ए 9 है, तो यहां पर 1 2 और बच रहा है, देखो ये है 2 9 18, तो कुल मिला के अपने पास हो गया 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब है, सीधा सीधा 729 होगा। 729 अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो एकदम सही है, मतलब आपके पास जो ऊपर टर्म बच रहे, देखो 1 9 यहां, 1 9 यहां, 3 गुणे 3 9 हो गया। तो एक प्रकार से अगर हमने देखा कि 9 का क्यूब आया था, 9 का क्यूब हम सबको पता है 729 होता है। डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग उतार सकते हैं, एकदम सही है। ठीक है, चलो ये आपका डन होता है, तीसरा प्रश्न राइट सोल्यूशन है। चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़िए, कौन कौन कमेंट करेगा, आंसर करिए सभी लोग। मैं प्रश्न यहां पर एक बार रीड कर दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, जल्दी से पढ़ के बताइए, करके बताइए, पढ़ने का काम मेरा है। 320 का 20%, 460 के 40% से यक्स कम है, यक्स का मान बताओ। देखो दो आंकड़े हैं, एक भाई 320 का 20% है, ठीक है, दूसरा है 460 का 40% है। कह रहा है कि जो पहला आंकड़ा है ए, वह दूसरे आंकड़े से कम है, पूछा कितना कम है। दो प्रकार से यहां प्रश्न बन सकता है, कितने प्रतिशत कम है, यही प्रश्न मैं थोड़ी देर में करवाता हूं। अगर यही प्रश्न दूसरे फॉर्म में लिखा होगा कितने परसेंट कम है, तो बात दूसरी होगी। अभी क्या होगी इसको थोड़ा समझिएगा, कह रहा कितना कम है ए बताना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कितना कम है। 320 का 20%, 320 का 20%, 460 के 40% से कितना कम है। भाई 20%, अगर हम ये परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको 2 जीरो नीचे नजर आएगा, और 2 जीरो इसके खत्म करके 32 दूना क्या बना देगा, 64 बना देगा, 64 बना देगा। इसी प्रकार से इसका भी परसेंटेज अगर हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएगा, और 2 जीरो इसको ऐसे खत्म करके इसका भी जीरो गायब कर देगा। 4 छंगे 24 होगा, 4 चौके 16, 2 18 होगा, 184 हो गया। 64 कह रहा है 184 से कितना कम है। 64 184, 4 गया, 18 से 6 कितना होता है 12, 120 आया। कितने की कमी है बताओ भाई, 120। अगर मैं आपसे यही कहता, अगर मैं आपसे कहता कि 320, ध्यान से देखिए, का 20%, 460 के 40%, 460 के 40% से कितने प्रतिशत कम है, अगर यह प्रश्न होता तो बात दूसरी होती। फिलहाल आपने जो प्रश्न अभी पढ़ा था उस प्रश्न का आपने कंफर्म उत्तर कर दिया, आपको वैल्यू निकालनी पड़ती। इसमें वैल्यू निकाला 64 आया, इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिली 184, 120 कम था। मैंने प्रश्न थोड़ा बदल दिया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो सबको क्लियर हो गया, डी, बहुत बढ़िया है। अब आपने देखिए मैं प्रश्न थोड़ा सा बदल रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा 320 का 20%, 460 के 40% से कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है बोलिए। अब अगर यह प्रश्न होता तो मैं इसको कैसे करता, मैं वैल्यू ना निकालता, आप अगर कर सको तो करो। मैं क्या करता भाई, पहले तो परसेंट से गया, ठीक है, 20 एक के 20 होता है, 20 दूना 40 होता है, ये खत्म कर देता। इसका जीरो इसके जीरो से गायब कर देता, गायब कर दे। 2 से इसको देखो तुरंत खत्म कर देता, 16 बना देता। फिर इसको भी कम करता, 8 होता, फिर इसको कम करता, 23 होता। करेक्ट है। अब मैं कहता है जी हाँ, अब मैं क्या कहता बताइए कि भाई यह तो मान 8 है और यह मान कितना है 23 है। 23 से 8 कितना कम है बोलो, 23 से 15 कम है। तो 15 कम है, लिखूंगा मैं 15 गुणे 100/23। अब 15 को 1500 कर दो और 23 से इसको भाग कर दो। 23 पंचे 115 होता है, 23 6 बार जाता, 6 बार ले जाइए, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 होता, 12 जाता, 12 और 120 हो जाता, 23 पंचे 115, 65, 5 बटे कितना हो जाता आपका 23, इतने परसेंट कम होता। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता था कि वह कितने परसेंट कम है।
आपसे जैसे ऐसे देखिए 65 सही 5 कितना आ रहा था, 5/23 होगा। माइंड मास्टर आपका सही एकदम सही है, समझ रहे ना। तो इस हिसाब से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था। आशा करता हूं इसको समझ पाए होंगे आप लोग। देखो दो प्रकार से प्रश्न बनेगा, ऐसे बन गया कि इसका मान इसके मान से x कम है तो x का मान बता दो, x इसका मान इसके मान से कितने % कम है, सीधा वहीं पे तुलना करते चले जाइए। जो समान प्रकृति की चीजें हैं काटते जाइए और काट के इसको डिसाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलो इसका आंसर आप बताओ कौन कौन बताने वाला है। क्या लिखा मैंने, 5/3 मैं एक भिन्न दे रहा हूं आपको, 5/3 मैंने लिखा है 3/5 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कौन बताएगा? तेजी के साथ पहले कमेंट करो फिर मैं लेता हूं आंसर। यस मैंने कहा 5/3 भाई 3/5 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कौन बताने वाला है? जल्दी से बताइए। अगर मैं एक दूसरे को बात करते पा गया समझ लो ठीक नहीं होगा। आप सोचोगे कर ही क्या लोगे सर आप क्या कर लोगे, हमको देख थोड़ी रहे हो। ठीक है सही बात है भाई, देख तो नहीं रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मान लो, आप लोग सीरियस हो जाओ। ठीक है बहुत सीरियस बोल रहा हूं आप लोगों को, सीरियस बोलना चाहिए ना। चलिए 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन करने वाला है और कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए। यस आप बुलाएंगे अभी अदालत में कितने % ज्यादा है? आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, बोलो। ऑप्शंस हैं 177.77, 66.66, 150%, 80%। क्या लगा दूं? बी ऑप्शन, समरनाथ यादव का, ब्लॉग विद सौरभ का, हाँ प्रदीप जी का 177.77। मैं करके बताता हूं भाई। देखो जब भी कभी ऐसे आए, ये भिन्न आए, ये 5/3 है और ये 3/5 है। अब क्या कर रहे हो आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि 5/3 से पहले 3/5 घटा दें, घटाया तो 5×5 = 25, 3×3 = 9, 16/15 आया, फिर इतना गुणे 100 किया बटे 5, 3/5 की। ऐसा तो नहीं कर रहे ना, ऐसे नहीं करना। जब भी कभी ऐसे भिन्न आए और आपसे पूछे कि पहला भिन्न दूसरे से कितने % ज्यादा है, कम है, क्या है, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप इसको इससे गुणा करो, 5×5 = 25, इसको इससे गुणा करो, 3×3 = 9। बस आप मुझे बता दो कि यह जो 25 है यह 9 से कितना ज्यादा है। बोलोगे सर 16 ज्यादा है, तो सीधा ले जाइए 16 गुणे 100/9 हो गया 1600/9। 9 से भाग करिए, 9 1 के 9 होता है, 7 0, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 होता है। ठीक है फिर 7 0, 9 7 63 यही होगा 7 7। जो आंसर आपका आया है एकदम करेक्ट है, पहला ऑप्शन 177.77% ज्यादा है। ये समझ में आई बातें? तो आपको ऐसे करना है, कभी भी जैसे इस तरह के फ्रैक्शंस आए, भिन्न आए, तो भिन्नों में कौन कितना प्रतिशत ज्यादा है, कौन कितना % कम है, आप ऐसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इस टाइप से करना है। चलिए अब मैं जैसे एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 7/12 है, मेरे प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नोट करिए। 7/12 और 7/12 लिख दिया, 5 मैंने लिख दिया यहां पर 11 में कौन भिन्न बड़ा है और कितने प्रतिशत बड़ा है, कौन भिन्न बड़ा है और कितने प्रतिशत बड़ा है, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है मैंने क्या लिखा, 7/12 और 5/11 में कौन भिन्न बड़ा है और कितने प्रतिशत बड़ा है, कौन कर सकता है? इसमें ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। दो भिन्न दे दिया, कौन भिन्न बड़ा है ये भी पूछा, और कितने प्रतिशत बड़ा है ये बताइए। दोनों चीजें आपको कनेक्ट करनी है, मतलब इधर उधर के चक्कर मत पड़िए। कौन भिन्न बड़ा है पहले कंफर्म करो, कौन भिन्न बड़ा है? 7/12 है, 5/11 कौन बड़ा है भाई? आपको फिर वैसे ही करना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप इसको इससे गुणा करो, 77 आया, 12×5 = 60 आया। कौन बड़ा हुआ है बोलिए? ये बड़ा हो गया। कौन? जैसे कभी बड़ा बताना हो तो मैं कहूंगा 7/12 बड़ा है 5/11 से। चलो ये कंफर्म हो गया, 7/12 बड़ा है। अब कितने % बड़ा है? ये 77 है और ये 60 है, कितना ज्यादा है बोलो? 17 ज्यादा है। लिखो 17 गुणे 100/60, 20×3 = 60 होता है, 20×5 = 100 होता है। 17×5 = 85/3 कर दो, 3 दूना 6, 2 5, 3 8 24, 1/3, 28 सही 1/3% ज्यादा है। ये तरीका हुआ। आई बात में?
28 सही 1/3, एकदम 2/6 को भी आप 1/3 लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है मास्टरमाइंड, हाँ माइंड मास्टर, एकदम सही है। तो राइट सोल्यूशन 28 सही 1/3% ज्यादा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। 7/12 बड़ा है और कितना परसेंट बड़ा है, मैंने बताया 28 सही 1/3% बड़ा है। कंफर्म हुआ? चलिए आगे चलता हूं लेके आप लोगों को। इस प्रश्न को देखिए, पूछा गया प्रश्न है आपकी परीक्षा में, ये पूछा गया प्रश्न है, सब लोग करिए। प्रश्न क्या है, जब 75 में, 75 एक संख्या है, किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, 75 में क्या जोड़ा जाता है, कोई संख्या नहीं दिया है, किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, तो परिणामतः रिजल्ट में वही संख्या बन जाती है। देखिए कोई संख्या, कोई मान, कोई वैल्यू स्वयं के लिए हमेशा 100% होती है, स्वयं के लिए क्या होती है 100%, उसका कोई परसेंटेज सिंपल सा 100, देखो एक ऐसा आंकड़ा है जिसका जो परसेंटेज मान है सीधा वही हो जाएगा। जेकर 100 का 60% तो 60 ही है, 100 का 70% 70 ही है, 100 का 75% 75 ही है, 100 में 20% बढ़ाना है 120 है, 100 में 20% घटाना है 80 है, 100 ऐसा आंकड़ा है। हमारे पास एक नंबर था, देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा का ही प्रश्न है, हमारे पास एक नंबर है 75, ये वैल्यू है, आंकड़ा है, इसमें किसी संख्या, कोई संख्या थी 100%, उसका 75% जब जोड़ा गया तो परिणामता वही संख्या बन गई। 100 में 75 में किसी संख्या मतलब ये संख्या है आपकी, इसका 75% ही हुआ, जोड़ा गया तो वह संख्या बन गई। अब आपसे पूछा कि वह संख्या बता दो कितनी है, वह संख्या एग्जैक्टली कितनी है बताना है, तो इसको इधर कर दीजिए। तो जाएगा 75% जब 100% से घटेगा तो 25% होगा, 25% का मान आपका 75 हो गया, और संख्या स्वयं के लिए क्या होती है 100%, तो 100% का मान बोलो कितना होगा, 25% का मान अगर इतना है तो 25 चौके 100 हुआ, 4 से इसमें गुणा कर दे 300 होगा, वह संख्या स्वयं क्या है 300 है, जो राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन में है। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा, एकदम समझ में आया होगा। देखिए वह संख्या आपकी एग्जैक्टली 300 है, जिसके 75% मतलब 3/4 को अगर हम 75 में जोड़ते तो आपको क्या प्राप्त होता, उस संख्या का मतलब वो एग्जैक्टली वही नंबर प्राप्त हो जाता। यही आपका प्रश्न है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर बताइए, अगर डाउट हो तो कंफर्म करते हैं। समझ में आया ना? यस। आगे बढ़ता हूं, इसको पढ़िए। अब जैसे देखिए एक कंपैरिजन होता है जी, हाँ कोई बात नहीं, सही होगा ना। एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होती है। जैसे हम एक क्वेश्चन ऐसे जनरल कहें, मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास अगर जैसे सपोज करो कि मेरे पास या मेरे पास कुछ है या नहीं, अलग बात है। मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, मेरी अपनी कुछ इनकम है, आपकी भी कुछ अपनी इनकम है। मैंने कहा कि मेरी आय मतलब ए की आय बी से, ठीक है, बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से क्या है 20% अधिक है। एक कंडीशन है आपके सामने, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो मैंने कहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये प्रश्न है, मतलब अगर ए की आय बी से 20% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। एक जनरल कंडीशन तुलना पर बनता है, इसको दिमाग में रखिए। यहां पर ए है, यहां पर कौन है, बी है, करेक्ट है। अब आपने देखा कि ए बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर बी के पास 100 है तो ए के पास 20 बढ़ा दो तो कितना है 120 है। ये तरीका एक हो गया। अब सोचो यह इससे 20% ज्यादा है तो अगला इससे 20% नहीं 20 कम है। तुलना में देखो कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है, 120 से। बेस बदल जाते हैं तो परसेंटेज का रिलेशन बदल जाता है, समझ रहे कि नहीं। मैंने कहा कि यहां पर अगर बेस बदल गया 100 से, देखो कितना हो गया 120, तो आपका 120 से कितना हो गया 100। अब अगर आप सोचो इस समय परसेंटेज कमी निकालना है तो लिखो 20 गुणे 100 बटे 120, ठीक है। तो 20 से इसको डिवाइड कर दे, 6 हो गया, 2 तिया 6 होता है, 50 हुआ, 50 बटे 3 अर्थात 16 सही 2 बटे 3% कम है। इसी को करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा यहां पर दो व्यक्ति हैं, दोनों की होगी तुलना, एक ज्यादा तो दूसरा कम, यही कंडीशन है। और इस कम ज्यादा को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हमने कहा ए बी से 20% अधिक है, 20% क्या है अधिक है, तो पक्का बी ए से कम होगा। इसको कैसे हम मैनेज करेंगे समझिए। 20% अधिक को हम कैसे देखिए डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऐसे 20% अधिक, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5। इसका अर्थ है अगर b के पास 5 है
तो ए के पास 5 में 1 जुड़कर 6 है, ऐसे सोचिएगा। अगर बी के पास 5 है तो ए के पास 5 से 1 जुड़कर 6 है। अब आप सोचो कि यह इससे कितना कम है, 1 कम है, किससे, 6 से। लिखो 1 गुणे 100 बटे आप 6 कर दो तो जो अभी किया था हम लोग का वही आएगा, 16 से ही 2/3% कम है। पहली चीज तो ऐसे देखो, नॉर्मल कंपैरिजन तो है नहीं कि बराबर हो। जैसे मैं मान लो आपसे कुछ पैसे मेरे पास ज्यादा हो, मान लो 50 रुपए मेरे पास ज्यादा है, तो पक्का है आपके पास मेरे से 50 रुपए कम होगा। लेकिन जब बात परसेंटेज की होगी, मैं आपसे अगर 50% ज्यादा पैसे रखा हूं तो आपके पास मेरे से 50% कम नहीं होगा, मेरे से कम ही परसेंट कम होगा। वही कंडीशन यहां पर होती है। प्रश्न देखो, x y से 20% ज्यादा है, सेम वही प्रश्न है जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। एक x है, दूसरा y है। 20% ज्यादा है x y से, तो 20% 1/5 होता है। 5 अगर y है तो x 6 है। x y से कितने फीसदी कम है, गलत लिखा है यहां पर, एक गलती है, y होना चाहिए x से। y x से कितने फीसदी कम है, इसको तुरंत उसी तरह से आप लोग जनरेट कर दो। कितना कम है बोलो, 1 कम है। किससे, 6 से। 1 गुणे 100 बटे आप 6 कर दीजिए, 2 तिया 6 होता है, 50 होता है। 50/3 मतलब 16 से ही 2/3 होता है, 16.6666 होगा। 16.67% आप लिख सकते हैं। यस, राइट सोल्यूशन है। यस, आई बातें समझ में? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन ट्रेंडिंग क्या नाम है, अपने ओरिजिनल रूप में आए, ऑफलाइन वाली। कौन सा रूप होता है मेरा ऑफलाइन का, मुझे समझ में नहीं आया। यस, अच्छा लेवल बढ़ाओ, अरे भगवान हो। देखो समझ में आए, जरूरी चीजें उसको लेकर चले। पक्का लेवल बढ़ाऊं, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, आइए समझिए इस प्रश्न को, बताइए क्या लिखा है। यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, तो आपसे पूछा है x y का कितना प्रतिशत है। x माइनस वाई का 30% ये किसके बराबर है, x प्लस वाई के किसके परसेंट के बराबर, 20% के। x माइनस वाई का 30% बराबर कितना है, x प्लस वाई का 20%। तो कह रहा है x y का कितना परसेंट है। लीजिए आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करो। पहले परसेंटेज से गायब करो, 0 से गायब करो, 3 का मल्टीप्लीकेशन करो, हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर यहां पर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y करेक्ट है। x y को कंपेयर कर दो, इधर ही बुला दो तो x हो जाएगा, क्योंकि 3x माइनस 2x होगा, 3x माइनस 2x होगा। और ये उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उधर देखो क्या था, उधर देखिए 2y था प्लस 3y हो जाएगा, माइनस था ना, तो ये हो गया x बराबर 5y। x बराबर कितना है, 5y। अगर x बराबर 5y है तो सीधा देखो, x अगर 5y के बराबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x बटा y, y इधर कर दो, 5/1 हो गया। x का मान 5 है, y का मान 1 है। x का मान 5 है, y का मान कितना है, 1 है। अब आपसे क्या बोला है, x y का कितना परसेंट है। x y का लिखा है ना, y x का बोला है ना कि x y का। y x का, y का मान कितना है, 1 है। x का मान कितना है, 5 है। तो बोलिए x y x का कितना परसेंट है। तो y का मान ले लीजिए 1 गुणे 100 बटा 5, 5 से इसको डिवाइड करो, कितने परसेंट हो गया, 20%। 20% है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया जी, हाँ 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 आएगा वो भी, परेशान मत होइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर यहीं पर लिखा होता क्या कि y नहीं, x y का कितना परसेंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि x बटे y, चलो हमने डिफाइन कर दिया 5/1 है। अब मैं पूछ रहा हूं कि x y का कितना परसेंट है, तो x का मान कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 1 है। आप लिखते 5 गुणे 100 बटा 1, मतलब ये 500% होता। अगर आपसे पूछा होता x y का कितना परसेंट है, तो मैं एकदम कंफर्म कर देता कि उस समय यहां पर जी, हाँ हाँ हाँ, इसलिए राइट सोल्यूशन यहां पर कितना होता, 500% होता। आई बातें समझ में? चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको बताइए, पढ़ के बताइए सभी लोग फटाफट कितना आएगा। यहां पर क्वेश्चन है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, मतलब बढ़कर हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो हमसे पूछा 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करो क्या थी। 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी क्या थी, कौन बताएगा। 2018 में बढ़कर 54,000 हुई और किस दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है।
मतलब अगर देखा जाए 2018 में बढ़कर आई है तो कंपैरिजन किया जा रहा है 2016 से। मतलब एक प्रकार से 2016 में उस कॉलोनी की कुछ आबादी थी अपनी, और वह बढ़ करके 2018 में कितनी हो गई है, 54,000 हो गई है। और किस दर से बढ़ रही है बोलो, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 5% प्रतिवर्ष की दर से आबादी बढ़ रही है। तो हमसे यही पूछा 2016 में आबादी क्या थी जी, 2016 में आबादी क्या थी, और यह जो वृद्धि है दैट इज द कंटिन्यूड इंक्रीज, यह सतत वृद्धि है। और इस सतत वृद्धि का सेंस हम लोग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 5% को डिफाइन करो, 1 बटा कितना होता है 20। 5% मतलब 5/100 जो कि 1/20 होगा। हम ऐसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं 20 से 1 बढ़कर 21 हुआ, 21 हुआ, फिर 20 से 1 बढ़कर 21 हुआ। और आप सोचो कि 2018 में अगर इसके हिसाब से सोचा जाए तो 441 हुआ, और इसकी संख्या कितनी है, 54,000 है, 54,000 है। यहां की वैल्यू हमसे पूछ रहा कि यहां आबादी कितनी थी, यहां आबादी कितनी थी, इसको कंफर्म करते हैं। अब आप सोचो कि आपसे अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना कटे तो भी कोई बात नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा काट के देखिए, 4 4 8 1 9, 5 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। देखिए ट्राई करते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 8 9 9 81, ये कटेगा नहीं, 9 छंगे 54, ये कटेगा नहीं पूरी तरह से। मतलब अगर सोचो तो हमारे पास स्थिति ये है कि 20 विषम में 400, 400 का गुणा कितने से हो, 6000 से। 400 का गुणा अगर 6000 से है और डिवाइड बाई कितना हो, 49 है। 49 नहीं होना चाहिए था यहां पर, क्योंकि यह संख्या लगभग में पूछी जाती तो भले आता, रियल में आंसर इसका नहीं बता सकते हो, क्योंकि यह प्रॉपर कैंसिल होने वाला टर्म नहीं था। अगर लगभग इसको हम 50 मानते, अगर मान लो यहीं पर लिखा होता लगभग आबादी कितनी थी, तो लगभग आबादी तो बता सकता हूं, लेकिन रियल आबादी नहीं, क्योंकि डेटा कटने वाला नहीं है। यहां पर आंकड़ा बनाया जाता तो 49 से कटने वाली संख्या अगर 49,000 होता तो आपका सही आंसर आ जाता, उसके हिसाब से एक राइट सोल्यूशन हमारा बन जाता, लेकिन उस हिसाब से कनेक्टेड था नहीं यह प्रश्न। ठीक है, ये आपका लगभग अगर जाओ तो 50 के आसपास में अगर सोचूं, यह शून्य कर देते, 5 से डिवाइड 12, 100, ये देखो ऐसे 12 चौके 48, 48 के आसपास देखो, ये 48,980 था। तो लगभग में अगर मैं सोचता तो बी ऑप्शन पर जाता, तो बी ऑप्शन को मैं मानता, लेकिन सही आंसर इस प्रश्न का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। समझ में आई बातें? तो राइट सोल्यूशन हम लोग यहां पर ले सकते हैं, कोई अब कंफर्म नहीं, इसमें डाउट रहेगा। डाउट इस बात का है क्योंकि एकदम प्रॉपर कैंसिल नहीं, और किसी जगह प्रश्न में लिखा भी नहीं लगभग, इसका मतलब आंकड़ा सही से इसका डिजाइन नहीं है, सेट नहीं है। आई बात समझ में? तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका कंफर्म डाउट में जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बताएंगे, इसमें एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पर कोई टर्म बनता उस हिसाब से, जैसे 49 से कट करके एक संख्या बन जाती, तो ले जाकर उसको उससे गुणा कर देते, तो कंफर्म हो जाता कि आबादी कितनी थी 2049 में। हाँ, मुझे पता है कि नहीं कटेगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो कंफर्म होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए क्या है, एक शहर की आबादी, पढ़िए ध्यान से, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। 2 साल में क्या हुई, लगातार 10% और 20% की वृद्धि हुई। पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 20% बढ़ी। तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष क्या होती है, 25% की कमी होती है। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। एकदम ये भी सतत का ही उपयोग है, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। यस, हाँ, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। देखिए आबादी में चेंज, परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है। देखो 10% की वृद्धि है, फिर 20% की वृद्धि है, फिर क्या हुई बताओ, 25% की कमी हुई है। और इस बात का जरूर ध्यान दिया करें जब भी कभी अनुपात पूछे, क्या अनुपात जैसे कभी भी पूछे, लिखा है देखो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अनुपात क्या है। 3 साल बाद की जनसंख्या जो बदल के आई है, परिवर्तित होकर आई है, और जो पहले थी उसमें रेशियो। तो इसमें पहले का आंकड़ा और बाद का आंकड़ा एकदम कंफर्म करके रखना होगा। सबसे पहले 10% को 1/10 लिखो, 20% को 1/5 लिखो, और 25% को 1/4 लिखो। करेक्ट है? इस हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, आप समझिएगा। हमने क्या कहा, 10 में 1 जुड़कर 11 है, 10 में 1 जुड़कर 11 है, 5 में 1 जुड़कर कितना है, 6 है, 5 में 1 जुड़कर 6 है, और यहां पर 4 में 1 घटकर कितना है बोलो, 4 में 1 घटकर 3 है। तो हमने क्या समझा इसमें, आप कंफर्म करो कि यहां पर यह वैल्यू और यह वैल्यू क्या है, यह अब की है, मतलब एक प्रकार से जो परिवर्तित होकर हुई और ये पहले की है।
दोनों में रेशियो पूछ रहा है, मतलब हमको सबसे पहले इसको लेना है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए और ये सेकंड वैल्यू। जैसे उसने कहा ना, देखो कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या, मतलब जो यहां बनकर आ रही है और जो 3 साल पहले की जनसंख्या वहां वाली थी, दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। आइए कंफर्म करते हैं कितना आंसर बनने वाला है। जो देखो इधर इधर अगर कुछ कटे तो काट दिया करिए, और नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। कुछ कट रहा है, हाँ, 2 तिया 6 है और 2 दूना 4 है, करेक्ट। देखो 3 तिया 9, ग्राम में 99 है, तो इसको आप 99 मानिए, ठीक है। और इसको देखो कितना है, 5 दूना 10, धाम में 100 है, इस 100 है। तो एक प्रकार से रेशियो देखो क्या बनेगा, अगर आप लोग यहां पर लिखोगे 199 तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग देखिए 199 शायद बता भी रहे होंगे, बताया भी देख रहा हूं मैं लगातार, जबकि सही उत्तर इसका 99 100 होगा। ये देखो जो मैं पहले लिख रहा था, फर्स्ट कौन सी वैल्यू होगी 99, फिर सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, सेकंड वैल्यू 100 होगी। तो गलती के चांसेस पूरे हैं। इस प्रश्न को भले ही आप सोच रहे हो आसान होगा, ऐसा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि गलत करने वालों की संख्या बहुत होगी इस प्रश्न में। बी ऑप्शन होगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से गलतियों की उम्मीद बहुत हो जाती है, गलतियों की संभावना बहुत बन जाती है। तो ध्यान से देखो, सही कंफर्म करो, नहीं तो गलतियां तो बननी ही बननी है। 99 100 का रेशियो बनेगा, 100 99 का नहीं बनेगा। जैसी वर्डिंग बोला उस वर्डिंग का उपयोग करिए। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 30 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अनुपात पूछ रहा अपने से, तो उस हिसाब से उत्तर अपने को देना था। राइट सोल्यूशन आपने नोटिस किया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, इस प्रश्न को पढ़िए क्या है। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, जो उसकी घर की जरूरतें हैं, 15% किताबों पर पढ़ने लिखने में, 20% कपड़ों पर खर्च करता है। राकेश जितना कमाते हैं उसका उन्होंने क्या किया, तय कर लिया कि मैं 10% घरेलू चीजों में खर्च करूंगा, 15% पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें खरीदूंगा, 20% कपड़े पहनने के लिए जिससे मैं सुंदर दिख सकूं, और बाकी पैसे मैं बचा लूंगा। राकेश की ये प्लानिंग थी और इस हिसाब से उन्होंने यहां पर चीजों को कंटिन्यू किया था। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सभी लोग टर्म्स को क्लियर करते चलिए, कंफर्म करते चलिए, जिससे डाउट ना बने किसी लेवल पर। बाकी देखिए, हिसाब लगाने पर पता चलता है कि उसने आखिरकार रुपए 19,569 की बचत की, इतने पैसे बचा लिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो कि वह पैसा कितना कमाते थे, उनकी मंथली इनकम क्या थी। अब मंथली इनकम किसी की भी हो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप कितना कमाते हो, जैसे कभी कभी लोग छुपाते हैं कि हम नहीं इतना बता कंफर्म कर दो कि भाई आप अपने लिए 100%, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कमाते होगे तो अपने लिए, ठीक है, खर्च करते हैं तो अपने लिए। कुछ लोग कहते हैं यार अपना कमा रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं। तो कमाता कोई क्या है पता है, कंफर्म है कितना कमाता है, खुद के लिए 100%। कोई जैसे आपके लाइफ में आसपास हो जिसका प्रभाव बहुत हो, खूब अमीर दिखे, अपने आप को दिखाए, वो अमीर है तो अपने लिए है, और आप जो हो अपने लिए, मतलब कहे ना कि मेरे पास जो है मेरा है भाई, सीधी सी बात है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा 100% है। तो हमेशा हर व्यक्ति की इनकम 100% है, चाहे वो 1 रुपया कमा रहा हो, चाहे 1 लाख 1 करोड़ कमा रहा हो। समझ रहे हैं। अब हुआ क्या, देखिए पढ़िए इसको, समझिए। हमने कहा उसमें से देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया, 10% उसने घरेलू खर्च के लिए, 15% किताबों के लिए, 20% उसने कपड़ों के लिए, और बची इनकम को समझिएगा, बची इनकम को उसने बचाया, ये उसने बचत करी है। अब बचत क्या है, ध्यान से सोचोगे। सबसे पहली चीज आपको इसको जोड़ना है, इनकम टोटल 20 10 30 10 40 5 45, ये 45% उसकी क्या है बताइए, खर्च है। 45% उसका खर्च है, तो भाई 55% उसने बचाया है। और इस 55% का अपने को मान कितना दिया, बोलिए। 55% का मान अपने को दिया है 19,569 रुपए। अपने को उसकी पूरी इनकम बतानी है, ये वैल्यू। इस वैल्यू का मान कितना होगा, सब लोग कंफर्म करके बताइए कितना हो जाएगा। बोलिए कितना हो गया, जल्दी से देखो, काट दीजिए, आसान कर लीजिए थोड़ा सा। पहले परसेंटेज से चला गया, 5 विषम में होता है, 5 11 बार होता है। 11 से काटिए, 11 1 के 11, 8 5, 11 7 77 होता है, 77 6 77 कितना हो जाएगा, बोलिए 70। एक जैसे डिवाइड कर देखो, पहले तो कट रहा है कि 9 5 14 1 15 और 9 6 15 कट रहा है 11 से। 11 1 के 11 हुआ, 8 हुआ, 8 5, 11 7 77 77 8 85 होता है, 77 8 8 6, 11 7 77 फिर से होगा, 77 6 77 9, फिर 9 7 16, हाँ 9 99, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 2 9 18, कैरी 1, 2 7 14 1 15 की 5 हासिल 1, 2 7 14 1 15 की 5 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 35,580 है। 35,580 उसकी कुल कंप्लीट इनकम है, जो आपसे नंबर ए में दिया है।
यस सही है, यस। हाँ हाँ, चलिए मैं बताता हूं क्या है, पढ़िए सभी लोग। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर हो गया ना? क्या लिखा है इन भैया को इसमें? अब ये सब राज बाद में बताया जाएगा, एग्जाम हो जाए तो बताते हैं, ठीक है? एग्जाम के बाद, अभी एग्जाम तक कोई बात नहीं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कोशिश करिए, इसको ट्राई करिए, देखिए कितने लोग आता है। एक शहर की जनसंख्या कुल मतलब इसमें मेल भी है फीमेल भी है, मतलब टोटल मेल प्लस फीमेल, टोटल आबादी उस शहर की कितनी बोलो? टोटल आबादी है 8000 है। इसमें क्या हुआ कि संख्या में 8, पहले देखिए इसमें मेल भी फीमेल भी है। हमको बताया गया मेल में क्या होता है, कितने परसेंट की वृद्धि? 8% की। और फीमेल में क्या होता है? 12% की वृद्धि होती है। मेल में 8% की वृद्धि होती है और फीमेल में 12% की वृद्धि होती है। तो यहां पर यह जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाती पता है? बढ़ करके ये हो जाती है 8680। तो एक प्रकार से सोचा जाए तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो 8680 हुई है। इतने की वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि हुई है। अब आपसे पूछा है कि यहां पर बताओ कि कुल महिलाओं की संख्या क्या थी। दो तरीके से किया जा सकता है कि अगर हम पुरुष महिलाओं की संख्या मान ले, जैसे अगर हम ट्रेडिशनल सोचे ना तो पुरुषों की संख्या अगर मान लो हमने n माना, ठीक है, और फीमेल की संख्या ऑटोमेटिकली 8000 माइनस 100 प्लस 8000 माइनस n हो जाएगा। इसमें अगर हम 8% बढ़ा दें और इसमें हम क्या कर दें 5% बढ़ा दें, कितना था 12% बढ़ा दें और जाकर के तब यह वृद्धि इसके बराबर होगा जो ये बढ़ा है, तो आपको n का मान निकल जाएगा, तो पुरुष महिला की संख्या आप बता सकते हो। बट इस तरह के प्रश्नों को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिगेशन होता है। एलिगेशन से आप इस प्रश्न का सलूशन आराम से कर सकते हैं। बातों को समझिए कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि है, और कुल जो वृद्धि हो रही है उसका परसेंटेज मान क्या है? उसका परसेंटेज मान निकालना है तो 680 ले लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, बटा टोटल आबादी जहां से बढ़ा है उसकी बात करिए जो कि 8000 है। 8000 है, देखिए तीनों जीरो खत्म हो गए। अब इसको अगर हम 4 से 17, 4 दूना 8 कर दे और 4 17 बार 68 कर दे तो 17/2 होता है, 2 8 16, 8.5 हो जाएगा। 8.5% की कुल वृद्धि यहां पर टोटल आपको देखने को मिल रही है। जैसे मैंने 600 कितना लिया, 680 है ना, 680 का मैंने जब परसेंटेज में कन्वर्जन किया तो इट्स बिकम व्हाट 8.5%। अब हम लोग क्या कर दें, एलिगेशन बनाए जिससे कि पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात बन जाएगा। एलिगेशन करिएगा तो 0.5 आया, इससे देखिए तो 8 3 11, 3.5 आया, 3.5। अब डेसिमल को थोड़ा सा हटा करके एलिगेट करिए, दशमलव दशमलव से गायब हुआ, 5 7 35, 5 1 5, 7:1। मतलब कहा गया 7 अगर पुरुष हैं, 7 पुरुष है तो 1 महिला है, ठीक है, 1 महिला है। 7 और 1 का जोड़ कर दे तो कितना होता बोले 8 होता है। कितना 8। 8 बराबर टोटल कितना है बोलो 8000। कुल संख्या कितनी है 8000। क्या पूछा हमसे, महिलाओं की संख्या जिसका अनुपाती भाग 1 है तो 1 बराबर 1000। ये महिला की संख्या हो गई। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगर मुझसे यहीं पर पुरुषों की संख्या पूछा होता तो 7 गुणे 1000 मतलब 7000 हो जाती। तो आपको इस तरह से इन प्रश्नों पर अपना कमांड बनाना है। कुछ खास नहीं था, देखो ध्यान से समझिएगा, बस यही ध्यान दीजिएगा कि एलिगेशन करने लगे पता चला यहां 8% लिखा, यहां 12 और यहां पर 800 कितना था जो बड़ा था 680 लिख देते। 680 लिख सकते थे, तब उस समय पहले हमें इस 8% को इससे निकालना पड़ता, 640 आता, 12% को निकालना पड़ता 960 आता, तो जाके हम एलिगेट कर सकते थे। हम 680 भी लिख करके कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। हम एलिगेशन करेंगे तो सिमिलर नेचर के डेटास को लेकर के करेंगे, यही आपको समझना है। आशा करता हूं समझ में आया होगा ना। प्रश्न अच्छा था, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अपना पॉइंट करते चलिएगा जिससे कि आपको डाउट ना रहे, कंफर्म आप लोग कर सके। लीजिए इस प्रश्न का सलूशन बताएं, कौन कर पाएगा। एक किताब है, पुस्तक है, का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया 25% तक, फिर उसे 20% तक कम कर दिया गया, घटा दिया गया। किसी किताब के दाम को पहले 25% तक बढ़ाया गया उसके रेट को,
आप देखते हैं अक्सर किताबों के दाम या किसी चीज को बढ़ा दिया जाता है, फिर जरूरत पड़ी तो उसे 20% तक घटा दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। ऑप्शंस में दिया है 5% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं, 10% की वृद्धि, 10% की कमी। कौन बताने वाला है भाई जी? अरे भगवान, क्या हो गया श्रीशांत? गजब मजा आ रही है आप लोगों को। अच्छा, हमको बड़ी आश्चर्य होता है कि मैथ की क्लास में भी मजा आता है। हाँ, मैथ की क्लास तो मतलब इतनी नीरस बोरियत होती है इसमें। हिंदी हो तो बात दूसरी होती है, रस छंद अलंकार सारी चीजें वहां समझाई पढ़ाई लिखाई जाती है आपको। हाँ, मैथ में तो वैसे भी अजीब होता है माहौल। चलिए, इस माहौल को सही से अपने साथ सेट करिए। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे सामने सबसे अच्छी बात है कि अपने पास रिजल्ट बहुत बढ़िया है इस क्वेश्चन का, और वह क्या है? कोई परिवर्तन नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए, एक किताब का दाम पहले 25% बढ़ाया गया। 25% सब जानते हो 1/4 होता है। फिर भैया 20% हम घटाते हैं, 1/5 होता है। तो आइए परिवर्तन करते हैं। पहले वृद्धि करते हैं। देखिए, ओरिजिनल वैल्यू थी और न्यू वैल्यू। ओरिजिनल थी, न्यू वैल्यू। पहले बढ़ाओ, 4 में 1 जोड़ दो। 4 में 1 जोड़ो तो कितना होता है? 5। फिर घटाओ, 5 में 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 5 में 1 घटा दो तो 4। अब ऐसी कंडीशंस में आपको अगर जैसे कभी भी ऐसे तुलनाएं करने को मिले, इधर इधर का जो कटे काट दो। काटने से क्या होगा बताओ भाई? 0 तो नहीं दिखाएगा ना? नहीं, 1 दिखेगा। 1 और 1, अर्थात आपने देखा कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं था। जितना मूल्य पहले था उतना ही मूल्य अब भी रह गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन आप लगा के आए हैं तो एकदम परफेक्ट लगा के आए हैं। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन होगा। एकदम करेक्ट है, जो लोग बता रहे एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। अगला बताइए, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। जैसे होता नहीं कि घट जाती है ना, बहुत अच्छी बात है घट जाना, नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा दाम बढ़ते हुए, दाम घटते हुए नहीं देखा होगा, दाम बढ़ते हुए। जैसे कभी किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए तो हमारे सामने क्या चैलेंज होता है कि हम जो है जितना हमारा बजट होता है उतने में ही काम करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है मन मार करके, यही चीज होता है। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात है कि किसी वस्तु का कीमत 25% घट गया है, तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा कि ये इसकी ओरिजिनल कीमत थी, ये न्यू कीमत है। हाँ, ये ओरिजिनल है, न्यू है। 25% अगर उसका मूल्य घटा है, 1/4 हुआ है, मतलब 4 से 1 घटकर 3 हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल कीमत 4 थी, अभी न्यू कीमत इतनी हो गई घट करके। हम चाहते कि वो पुराना दाम ही बना रहे, मूल कीमत ही बना रहे, इसलिए जो अभी घट कर आया उसमें इंक्रीज अर्थात वृद्धि करनी होगी। कितने की वृद्धि करोगे भाई? 1 की करोगे। किसमें करोगे? 3 में। लिखो 1 गुणे 100 बटे आप कर दो 3, अर्थात 100/3 होगा। 33 सही 1/3 होगा। फिलहाल उस तरह से लिखा नहीं है, जैसे लिखा वैसे उत्तर लगा दीजिए। 100/3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 33 सही 1/3 आप लगा सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर। 15 पर आइए, इसको पढ़िए कौन कर रहा है। 1 बिलियन में पानी की 320 मात्रा ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, इस तरह के प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में दिख सकते हैं। द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, यहां पर सॉल्ट है, नमक है। जैसे अगर ऐसे सोचो, पानी और नमक को घोल दो तो हम सबको पता है कि नमक थोड़ा भारी होता है, हालांकि घुलनशील होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं, तो नमक की मात्रा यहां बैठ जाएगी नीचे की तरफ। ये नमक की मात्रा कितनी थी इस प्रश्न में पढ़िएगा? 45 ग्राम थी। कितनी थी भाई? 45 ग्राम थी। उसके ऊपर पानी रखा गया, डाला गया। पानी कितना था? 320 ग्राम। ये हमने लिक्विड डाल दिया वाटर, ये वाटर डाला, कितना डाला बोलो? 320 ग्राम। 320 ग्राम। दरअसल हमारे मन में इस प्रश्न को लेकर एक ही डाउट आएगा कि अगर अपनी पानी की मात्रा 320 ग्राम है, सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, और इसमें कहा गया द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता मतलब नमक की अवेलेबिलिटी, जैसे अगर किसी लिक्विड में 5% चीनी है तो पूरे लिक्विड के भाग को अगर हम 100% कह दें तो उसमें 5 भाग चीनी है। अगर 100 लीटर का मिश्रण है तो 5 लीटर चीनी है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई केमिकल कितना इफेक्टिव है उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
अब आपके मन में इस प्रश्न का सोल्यूशन यही बहुत सारे लोग के आ रहा होगा कि मैं इसको 45 लिख दूं और गुणे 100 कर दूं और टोटल मात्रा 320 ऐसे कर दूं। भैया जैसे ही ऐसे करोगे हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। दरअसल आपका फिर वही मैं जैसे वहां बनाया हूं वही चीज समझिएगा। यहां पर नमक की मात्रा आपकी कितनी है बताओ? नमक की मात्रा 45 ग्राम है, जबकि पानी की मात्रा सोचो कितना है? 320 ग्राम है। ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और ये साल्ट है जो भी नीचे हमने बैठा रखा है। टोटल अगर द्रव्यमान की बात किया जाएगा तो द्रव्यमान कंप्लीट वेट होगा, और कंप्लीट वेट अगर सोचो तो 320 प्लस आपको कितना करना होगा? 45, मतलब 365 ग्राम होगा टोटल द्रव्यमान। अब ये 365 में नमक की वैल्यू कितनी है? नमक की वैल्यू 45 ग्राम है, तो 45 लिखिए, गुणे 100 करिए, बटे 365 करिए, 320 मत करिएगा। अब इसको डिवाइड कर देखिए, आंसर आ जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35 ना, 5 या 15 करेक्ट है, और 5 बिसाह में 100, 45 दूना 90, 45 दूना 90, ठीक, 90 मतलब 900 बटा 73, 73 से करिए भाग और एग्जैक्ट जाइएगा, गलत ना होने पाए। 73 एक 73 हुआ, 17 0, 73 दूना करेक्ट है, 73 दूना, और उसके बाद कितना हो रहा है? 3 ना, ये सब भाग, क्योंकि 12 के तीनों ऑप्शन हैं, 3 है, 3 मतलब भाग के प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। एकदम क्लियर करिए, देखिए कुछ ऑप्शंस में डाउट है आप लोगों की तरफ से। मतलब अपने को 73 से 45 900 को भाग करना है, तो एक बार गया 73 आया, 7 आया, 1 आया, 0 हुआ। अब 2 बार जाएगा तो 146 होगा, 146 और 10 से 6 4 होता है, 6 से 4 2, दशमलव लगा, 0 आया। 73 3 बार जाएगा, अभी भी देखो हो नहीं रहा कनेक्ट, क्योंकि 3 में मैच कर, ये तो फिलहाल गायब हो गया। 3 तिया 9 होता है, 3 सते 21 होता है, 10 से 9 1 होता है, 3 से 1 2 होता है, 1 0 बढ़ेगा। फिर से देखिए कितना बार जाएगा भाई? 3 बार तो जाएगा नहीं, अब 2 बार जाएगा। अब 2 बार जाएगा तो 2 वाला ऑप्शन कहीं नहीं है। हाँ, ये बढ़ करके अगली बार जो वैल्यू, क्योंकि राउंड ऑफ में 3 बार जाएगी, जब वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तो उसमें एक इंक्रीज कर दिया जाता है। इसी आधार पर इसका उत्तर 12.33 है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ठीक है, जब आप भाग करेंगे तो अभी तो 3 के बाद 2 ही बार जा रहा है, लेकिन एक बार जब और बढ़ेंगे ना तो दशमलव की जब उसके बाद की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो जाएगी। जब दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो उसके पहले वाले मान को 1 बढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, जो कि राइट सोल्यूशन के रूप में कितना है? 12.33% है। आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में बातें आई होगी। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा, नया प्लॉट उन्होंने परचेज किया मार्केट से, जिसे तत्काल बाड़ लगाए जाने की जरूरत थी। मतलब ऐसे लेकर के तुरंत उन्होंने क्या किया? कहा कि भैया इसको तुरंत बाड़ बनवा लो, एकदम मेड़बंदी करा लो, नहीं तो कब्जा दूसरे का हो जाएगा। करेक्ट है। अब इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई, मतलब ये जो उनका प्लॉट था वो रेक्टेंगुलर था, उसमें क्या किया? साथ साथ देखो इसने लिखा है साथ साथ, सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिससे तत्काल बाड़ लगाए जाने की जरूरत थी। इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी 9% कम हो गई। उन्होंने अपने जमीन के अंदर ही बाड़ लगाया, जो ये पूरा एग्जैक्ट एरिया था, बट लंबाई भी और चौड़ाई भी 9% 9 क्या परसेंटेज में ना 9% में कमी किया गया। लंबाई को भी और चौड़ाई को भी 9 कम किया गया। इसकी वजह से कह रहा क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी। तो ये सतत प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन है। 9% घटा है लंबाई की तरफ से और 9% घटा है चौड़ाई की तरफ से। तो हम लोग ऐसी केस को 9% और 9% का सतत रूल जैसे एक दिमाग में जरूर, भाई देखो मैं भले ही आपको भिन्न से पढ़ाऊं, लेकिन क्रमिक कमी का यह उपयोग आप जरूर जान लीजिएगा। क्रमिक कमी, जैसे हमने कहा कि A% की कमी है और B% की कमी है, दोनों कमी है, A% B, इसका जो नेट परसेंटेज कमी होगा वो क्या होगा पता है? A + B - AB डिवाइड बाई 100। ये आपका नियम हो जाता, इसको जरूर जाने रहे क्योंकि इस पर भी आपको फार्मूला ओरिएंटेड प्रश्न पूछ लेगा। तो 9 + 9 - 9 गुणे 9 बटा 100, 9 9 18 -0.81 होगा, तो 17.19 आएगा। इतने परसेंट की आपकी एग्जैक्ट आपका देखिए, यही तो पूछा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 17.19% की कमी होगा। दैट विल ऑप्शन नंबर सी, आप बी ऑप्शन आपकी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। करेक्ट है। तो चलिए ये आपका डन होता है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कमी बता दो।
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर कभी कोई वृत्त है, वृत्त का सेंटर है, वृत्त की रेडियस है, वृत्त का डायमीटर है, वृत्त का डायमीटर है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। देखिए दो चीजें, रेडियस त्रिज्या हो गई, ठीक है, व्यास जो होता है वो 2r होता है, और परिधि जो होती है वो 2πr होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिया, जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल होता है πr²। याद रखना इस बात को कि कभी अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में, ध्यान से देखना, त्रिज्या में, व्यास में, परिधि में, परिधि यही है बाउंड्री की लेंथ, ठीक है, इसी को सी कहते हैं। त्रिज्या में, व्यास में, परिधि में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिशत परिवर्तन किया जाएगा तो सब में उतने ही % का परिवर्तन होगा। जैसे अगर इसी प्रश्न में हमसे कहा गया होता कि अगर उसकी त्रिज्या 35% घटी है तो उसका व्यास कितने % घटेगा, तो भी 35% ही घटता। उसकी परिधि कितने % घटेगी, तो भी 35% घटती। लेकिन अगर आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में याद रखना लिखा होता πr², मतलब पाई गुणे r होता है। r का उपयोग 2 बार होता है, इसलिए यहां पर सतत वाला जो भी पीछे नियम पढ़कर आए हैं वही लगाया जाएगा। और वह सतत का नियम देखो, अभी 35% की कमी हुई है तो 2 बार लिखिए, 35 + 35 - 35 गुणे 35/100, जो क्षेत्रफल की कमी होगी। तो 35 भैया 70 होता है, माइनस 35 का वर्ग, 35 का जो वर्ग होता है वो 3 चौके 1225 होता है। 100 से भाग करेंगे, -12.25 होगा। 10 निकलता तो 60 होता, 2 और निकलेगा तो 58 होगा, 0.25 निकलेगा तो 57.75 होगा। अब 57.75 कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, लेकिन याद रखिए यह 57 सही 3/4 होगा, क्योंकि 0.75 3/4 होता है, 0.25 1/4 होता है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन 57 सही 3/4 इस प्रश्न के लिए नोट करिए। एक करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। 17वां डन होता है। 18वें पर आइए। एक घनाभ है, घनाभ एकदम सेम उसी तरह से है। घनाभ जैसे अब इसमें देखो, घनाभ जैसे हम कमरा है, कमरा ये आपका क्यूबाइडिकल शेप में है, मतलब घनाभ की आकृति का है। इसके कह रहा है कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, कितने % का परिवर्तन घनाभ के आयतन में होगा। घनाभ का आयतन जो होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कमरा है, कोई भी घनाभ बनेगा, जैसे किताब है, ईंट है, ये सब घनाभ ही होते हैं। इसकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है। इसका जो आयतन होता है वो आपका L × B × H होता है, ठीक है, L × B × H होता है। तो हमसे यही कहा, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 10, 20 और 25% तीनों की वृद्धि ही है। हो सकता है कभी कभी आपको कमी भी कुछ ने दिया हो, तो इसने पूछा हमसे इसके आयतन में परिवर्तन बोलो क्या होगा। 10% को हम 1/10 लिखते हैं, 20% को हम 1/5 लिखते हैं और 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं। इतना हमारी अवेयरनेस है। इस आधार पे हम करेंगे तो क्या कहेंगे, 10 से 1 बढ़कर 11 होगा, 5 से 1 बढ़कर 6 होगा, ठीक है, और 4 से 1 बढ़कर 5 होगा। यही बातें नजर आ रही हैं। बगल बगल की कुछ भी पॉसिबिलिटी कैंसिल की हो तो बिल्कुल कर दे, जैसे 4 4 से 5 5 से गया, 2 दूना 4 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 11 तिया 33 हुआ, 20 से 33 मतलब 13 बढ़ा है। किस में बढ़ा है, 20 में बढ़ा है। तो 13 गुणे 100 बटे आप 20 कर दें तो 20 पंचे 100 होता है, 13 पचे 65 होता है। 65% की यहां पर क्या होगी। अब 65% तो यहां कहीं लिखा ही नहीं, और लिखा भी है तो कम ही लिखा है। हम लोगों को ध्यान रखना इस बात को। यहां पर हो सकता है किसी ऑप्शन में, भाई हमको इतना समझना है 65% की वृद्धि होगी, ना कि कमी होगी। हमको वृद्धि लगाना है और कहीं नहीं है। देखो 65% आया, गलती से अगर आप लोग इसको टच कर दिए तो कमी लिखा हुआ है, वृद्धि नहीं लिखा है। तो आपको इस बात को बहुत ही केयरफुली समझना है कि यहां पर अपनी वृद्धि हो रही है। समझिएगा, 65% उसका आयतन घनाभ का बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो उसको बहुत केयरफुली समझिए, डिसाइड करिए, आंसर करिए। चलिए, ये आपका डन होता है। अब आइए 19 नंबर पर। 19 नंबर ध्यान से देखिए क्या है। एक प्रतियोगी परीक्षा होती है। सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, जबकि दोनों सेक्शंस में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं। दोनों सेक्शंस में 720 उम्मीदवार पास होते हैं,
उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने उस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत शानदार सा होता है। और यहां पर इस प्रश्न को बहुत ही केयरफुली आप समझो। 2 सेक्शंस हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए इस तरह से डायग्राम बनाना होगा। और डायग्राम भी ध्यान देना है कि इसलिए बनाना है, पास के लिए बनाना है कि फेल के लिए बनाना है। आपको आंकड़ा क्या दिया है और डिमांड क्या किया, दोनों चीजें पास की है। जैसे आंकड़ा दिया है सेक्शन ए में 65%, 66% पास है, सेक्शन बी में 74% पास है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों सेक्शंस में 5% उम्मीदवार फेल होते हैं। जबकि आप सोचो कि 720 पास है तो कुल संख्या पूछा, मतलब सारे आंकड़े पास के हैं, बट हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं फेल का। क्यों? जैसे कभी कोई स्कूल है, स्कूल के किसी सेक्शन में अगर हम कह रहे हैं 60% बच्चे पास है तो पक्का 40% फेल है। 100 एक ऐसा आंकड़ा है जो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे हम कह रहे हैं ना 66% मान लो पास है पहले में, तो पक्का 34% फेल है पहले में। दूसरे में मैंने कहा 74% अगर पास है तो पक्का 26% फेल है। बस समस्या क्या थी, हम क्यों फेल का आंकड़ा बनाने, डायग्राम बनाने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहां 5% फेल हैं। ये दोनों के हैं, पहले सेक्शंस के भी हैं, दूसरे सेक्शंस के भी। जैसे हाथ उठवाया जाए कि बेटा जो फेल वाले हाथ उठाओ, तो 5% ऐसे बच्चे हैं जो पहले और दूसरे सेक्शन में मिलकर हैं, वो लोग फेल के हाथ उठा। जब फेल वाले हाथ उठाएंगे, देखा कि हमने सेक्शन ए से भी हाथ उठाया, सेक्शन बी से भी हाथ उठाए, तो 5%। हमने कहा एक काम करो, ये जो फेल है ना, अगर इनको पास बनाओगे तो 95 होगा, और 95 जैसे ही बीच में लिखेंगे तो बीच में लिखते ही यह वैल्यू जो इधर की आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव लेकर करना सही नहीं होगा, इसलिए यहां पर फेल का आंकड़ा लेकर चलिए। करेक्ट है? तो हमने कहा चलो फेल का लेते हैं, और हमने कहा दोनों में 5% फेल है। इससे पहले एक बात तय करो, अगर सेक्शन ए में 66% पास हैं तो पक्का 34% क्या होंगे, फेल हुए होंगे। सेक्शन बी में अगर 74% पास है तो पक्का 26% फेल हुए होंगे। दोनों सेक्शन से 5% बच्चे फेल हैं तो 5% लिख दिया। सोचो एक बात को कि सेक्शन ए में 34% क्या है, फेल है। सेक्शन ए से 34% फेल है, लेकिन अगर मैं कहूं केवल सेक्शन ए से फेल, तो आप कहोगे सर 34 से 5 निकाल दो, 29% केवल सेक्शन ए से फेल है। अगर मैं कहूं सेक्शन बी से 26% फेल है, और मैं कहूं अब केवल सेक्शन बी से, तो केवल 21% फेल है। अब अगर फेल की बात किया जाए, यहां से जब जुड़ेगा तो फेल आएगा, तो 29 21 क्या होता है, 50 5 55% फेल है। 55% क्या है, फेल है। अगर 55% फेल है बट आंकड़ा दिया है 45 पास का, तो पास कितना हो गया बताओ, पास हो गया 45%। यह 45% 720 है। 45% क्या है, 720 है। तो अपने को निकालना क्या है, 100%, अर्थात कुल उम्मीदवारों की संख्या। परसेंट से गायब हुआ, 9 × 45 होता है, 9 × 8 72, 80 हो गया। 5 से डिवाइड करो 20, 20 को इससे गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, 1600। 1600 कुल बच्चे थे। एकदम राइट सोल्यूशन आपकी तरफ से, राइट सोल्यूशन, यस। बस लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। अब इस प्रश्न का सब लोग सही सोल्यूशन दे दो, क्लास को एंड कर दिया जाए, छुट्टी कर दी जाए आपकी, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस सीट में और जो प्रश्न होंगे लिया जाएगा। चलिए, चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। 25 रुपए से बढ़कर कितना होता है, 30 होता है। खर्च को समान रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए? देखो, जैसे चावल के लिए मान लो हमने घर में बजट बनाया कि हमारा चावल इसी हिसाब से आएगा, क्योंकि इस समय रेट कितना चल रहा था, 25 रुपए पर केजी। हम मार्केट में जब लेने पहुंचे तो उस दुकानदार ने कहा भैया वो जमाना गया, अब 25 वाला चावल 30 में मिलता है। हमने कहा तो गजब बात हो गई। तो चावल कैसे करोगे आप बताओ, कम खाओगे कि नहीं? पैसे बहुत है घर में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसे हैं अपने पास, हम अपनी पूरी आवश्यकता पूरी करेंगे, उस हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि आवश्यकता देखो, समझो, आपका जो बजट होता है वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। हमारी जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। हमने कहा कि हम देख रहे हैं कि 25 वाला चावल यहां पर मार्केट में अवेलेबल है, हमने 25 के हिसाब से बजट बनाया था, बट वह 25 वाला चावल 30 में मिल रहा था। तो पक्का मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आवश्यकता तो अब 30 हो गई है, बट मेरे पास 25 का ही बजट है। हम बजट नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम 30 से फिर 25 पे जा रहे हैं, तो कितना कम किया, 5 कम किया। 5 कम किया, किस में किया, 30 में। तो लिखेंगे 5 × 100/30 किया, 5 × 30 होता है, वही हो गया 16 से 2/3%। ठीक है, फिर इसको भी वैसे कर सकते थे कि आप काट के आराम से कर सकते थे। तो इस हिसाब से हमने इस तरह का प्रश्न आपका सॉल्व करा दिया। जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस तरह के परसेंटेज को लेकर के वो आपकी डन होती है।
अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सीट में इस टाइप के और क्वेश्चन लेंगे और चीजें कनेक्ट करेंगे। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। यस।